हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, मतलब जैव विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विज्ञान से। रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो वो प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन। अदय वायुमंडल कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। अदय वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। जीवधारियों में नई प्रजातियों की क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किससे अधिक है? तो द्विबरण अणुओं के विभाजन। जीवधारियों में नई प्रजातियों को क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो द्विबरण अणुओं की विभाजन। वैश्य अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है? तो समजात अंग। वैश्य अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है और परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? समजात अंग। मानव विकास के अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो निम्न में से किसके विकसित हुए हैं? कहाँ से? तो अफ्रीका से। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुए हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किनकी लेखक है? तो वो चार्ल्स डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। अगला, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो वो होमो नेलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नेलेडी। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? तो वो मेसोजोइक युग में। किस युग के दौरान डायनासोर मतलब फले फूले थे, मतलब मिलते थे? तो मेसोजोइक। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नए प्रजातियों का विकास उनकी परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ था? तो वो उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ था? तो उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। निम्नलिखित में से किसे टॉरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता था? टॉरेंट लिजार्ड किंग। तो वो टायरानोसोरस रेक्स को। मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वो बाइस होमिनिड। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। इसका क्या अर्थ होता है? तो बाइस होमिनिड। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे क्रो-मैग्नन। पूछ रहा है होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है अफ्रीका के मूल से। मनुष्य की आनुवंशिकी की पता लगाया जा सकता है अफ्रीका मूल से।
जैविक विकास को स्लैश तौर पर भी परिभाषित किया जा सकता है। किस तौर पर? तो प्राकृतिक चयन के तौर पर। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। विकास का सिद्धांत से संबंधित है तो चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? तो वो चार्ल्स डार्विन ने। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो चार्ल्स डार्विन द्वारा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो चार्ल्स डार्विन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो वो एंथ्रोपिथेक्स। नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर, होमोनैड्स, सब तीनों हैं मनुष्य के, लेकिन एंथ्रोपिथेक्स नहीं है। 2015 में जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केड सिस्टम क्रेंडल ऑफ द ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चेबर में की गई थी। तो वो होमोनेलेडी होमो से मनुष्य का ही भाग था। ट्रैकीग्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो वो सरीसृपों और स्तनधारियों में। ट्रैकीग्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी है तो सरीसृपों और स्तनधारियों में। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है तो वो उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन। लाखों वर्षों से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन हुआ। तो वो क्रमगत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन हुआ। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान उनके योगदान के लिए जाने जाते थे। तो वो चार्ल्स डार्विन थे। अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। वो डार्विन थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी जो अंडा देता है? हम लोग को पता होता है जो अंडा देता है वो स्तनपायी नहीं है, लेकिन कोई कोई अपवाद में रहता है। तो प्लेटिपस। बतख अंडा देता है लेकिन वो स्तनपायी नहीं। खरगोश तो बच्चा ही देता है, क्योंकि खरगोश का कान होता है। कंगारू का भी कान होता है तो वो बच्चा ही देता है, तो वो स्तनपायी हुआ। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल आकर्बनिक यानी अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? तो वो हॉल्डेन ने। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल आकर्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? हॉल्डेन ने। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैसों का मिश्रण था? तो H2S, मीथेन और नाइट्रोजन। सब आरंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था NH3, CH4 और H2S से। गैस के उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न नहीं हुआ था। कौन अवस्था में नहीं था? तब वो अमोनिया की अवस्था में NH3। समरूप अंग है। समरूप अंग किसे कहते हैं? लोबस्टर की पूंछ और बेल की फाल। लोबस्टर की पूंछ और भेल की फाल को समरूप अंग है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी सामान्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में आकर्मणिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया था? वो चार्ल्स डार्विन का। ये बुक बहुत बार पूछा गया है, 2018 में भी देखिए, याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन अंगों में से कौन सा अफसोसी अंग नहीं है? तो वो मस्तिष्क। मस्तिष्क एक अफसोसी अंग नहीं है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो मनुष्य का। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क ने। लेमार्क ने किया था बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।